नमस्कार मित्रों, गुरुकुल धाम में संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन और सत्कार करता हूं। आज हम समास के सामान्य परिचय के विषय में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना कोई वक्त जाया करे, बिना कोई वक्त गंवाए, बिना कोई भूमिका आधार बनाए हम प्रवेश करते हैं समास में। समास शब्द की उत्पत्ति समास शब्द की उत्पत्ति यह आपका समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग अस्य धातु से घय प्रत्यय करके होती है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरणम समासः, ये समझिए आप। ठीक है, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना उसका नाम समास है। वैसे ही शब्द का अर्थ तो रहे व्यापक, परंतु उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है, तब वह क्या हो जाता है? समास हो जाता है। दूसरी बात, हिंदी के विषय में देखें तो वहां कहा गया है सम आस। वे ये कहते हैं सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से अथवा समान रूप से आसमानी बैठना या बैठाना। तात्पर्य यह हुआ कि दो या दो से अधिक शब्द जब पास पास बैठते हैं, पास बैठ जाते हैं, वहां क्या होता है? वहां समास होता है, हो जाता है। कर लीजिए। अब एक चीज आपको समझने की कोशिश करना है। लोक में, संसार में, बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। संसार में मान लीजिए दो मित्र हैं, दो प्रेमी हैं, अथवा दो एक ही वृत्ति के, एक ही स्वभाव के, एक ही नेचर के दो प्राणी हैं। वे आपस में साथ साथ कब बैठ सकते हैं? बताओ। सर उनका स्वभाव एक जैसा होगा तब, या फिर क्या, या फिर दोनों के दिलों के जो भेद हैं वो गिर जाएंगे। दोनों के दिलों में जो कोई भी दीवार है, आपस में मनोमिटाव है, वे दूर होकर के दो दिल जब एक हो जाते हैं, तब क्या होता है? व्यक्ति पास पास बैठता है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। ऐसे कौन पास बैठता है भला? नहीं। तो ऐसे ही जब दो शब्दों को पास पास बैठाना हो तो उनके भी भेद गिराने पड़ेंगे ना। हाँ सर, गिराना तो पड़ेगा। तो गिराना पड़ेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह लीजिए आप कि इनकी जो विभक्तियां हैं, जब दो मान लीजिए या दो से अधिक जो शब्द हैं, उनकी विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए उनकी विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे मैंने ये बोला राजपुरुषः, ये बोला, मान लीजिए क्या बोला? राजपुरुष। अब आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समस्त पद। और ये जो इसका पूरा अर्थ निकल के आएगा उसको कहेंगे वाक्य विग्रह। इसको क्या कहेंगे? वाक्य विग्रह। ठीक है, सॉरी, समास विग्रह कह सकते हैं आप, वाक्य विग्रह नहीं, समास विग्रह कह लो।
समास विग्रह कह लीजिए। क्या कह लेंगे? समास विग्रह माने स्वरूप, विग्रह माने स्वरूप। तो राग, अब इसका अर्थ निकालेंगे आप हिंदी में तो क्या निकलेगा? राजा का पुरुष, यही निकलेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए ये का यहां से क्या है, चला गया है। इस राजा ने इस पुरुष को कहा कि भैया तुझे मेरा बनना है, तो बीच में ये का की ये है ना, ये सब हटाने पड़ेंगे। उसने कहा हटा दो, क्या बात है। तो हटा दिया। हटाते ही लेकिन यह जो, अब यह जो स्वरूप इसका पूरा यदि आपको देखना हो तो समास विग्रह में देखेंगे। जैसे राजा का है तो आपने राजन शब्द की षष्ठी की का, राज्ञः, पुरुष का आपने क्या किया, प्रथमा, क्या बन गया, राज्ञः पुरुष। अब एक आप बात कहेंगे सर इसका मतलब तो इस राजा के का ने तो बेचारे ने हटा दी अपनी विभक्ति, और इस पुरुष ने क्यों नहीं हटाई फिर बाद में? इसको भी तो हटाना चाहिए, तो अपना विसर्ग लेके रखा हुआ है, इसने तो अपनी प्रथमा विभक्ति ले रखी है। नहीं प्रेमियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विभक्ति तो दोनों की हट गई थी। जैसे ये नजदीक आए ये राज पुरुष बन गया, ये बन गया ऐसा। लेकिन व्याकरण क्या कहता है? अपदम न प्रयुंजीत, प्रयुंजीत मतलब अपद का प्रयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो इसको पद बनाना पड़ेगा आपको, पद बनाना पड़ेगा। तो बाद में राजपुरुष में जाके सु ओजस से सु आया है, फिर इसका स हुआ है, स का र हुआ है, र का रुत्व विसर्ग हुआ है, जो हमने क्या है कौन से संधि में पढ़ा था? विसर्ग संधि में पढ़ा था, तब ये राजपुरुष हुआ है। ठीक है, मतलब विभक्तियां दोनों की ही जाती हैं। इतनी लीला मैंने इसलिए छेड़ी यहाँ पर आपके लिए कि समास में जब दो पद एक साथ आके बैठते हैं पास पास में, तब दोनों की ही विभक्तियों का लोप हो जाता है। परंतु अपदम न प्रयुंजीतः, इस नियम से वापिस उस अकेले एक हुए शब्द में, दो शब्द एक हो जाते हैं, मेल हो जाता है उनका, संक्षिप्तीकरण हो गया। अब वो दो क्या हो जाएंगे? एक हो गए। अब वो जो दो पद या फिर तीन पद, चार पद जो भी आपके दिए हुए हों, वो जब एक हो जाएं तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब उस एक पद का आपको पद बनाना पड़ेगा, उसकी पद संज्ञा करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पद संज्ञा करेंगे सुप तिगंतम पदम, तो उसमें या तो सुप प्रत्यय आएंगे या तिंग प्रत्यय आएगा। तो आप जैसे ही सुप प्रत्यय लेके आएंगे तो सु आ गया, सु आने के बाद में उसके नियम लगते गए, स का र हो गया, र का रुत्व विसर्ग हो गया, बन गया राजपुरुष। समझ आ गई बात? मतलब समास में ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है कि दोनों की विभक्तियां जाएंगी, दोनों के बाद में फिर वापिस सुप इत्यादि प्रत्ययों में से कोई आएगा, फिर जाके वो पूरा एक पद बनेगा। समझ आ गई बात? आ गई सर। सम आस माने पास पास बैठना या बैठा देना। सम अस यानी संक्षिप्तीकरण। वहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है तत्रादौ केवल समासः प्रथमः। तत्रादौ केवल समासः प्रथमः माने वहां पर केवल समास नाम का पहला समास कहा गया है। केवल समास, ये कौन सा समास होता है सर? केवल समास का नहीं मालूम हमको। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो मेरे से झगड़ा तक कर लिया है क्या सर आप गलत पढ़ाते रहते, ऐसे कोई होता है क्या? है ऐसे हर कुछ हमको आप बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे? है ठीक है, आप बढ़िया पढ़ाते हो, मान ली बात आपकी, लेकिन ये थोड़ी है कि कोई आप जो बोलेंगे वही सारा सही हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कोई, हमने क्या पढ़ा नहीं है क्या, हमको कोई पता नहीं है क्या, हमको आता नहीं है क्या, वगैरह वगैरह।
तो अब उनको कैसे समझाएंगे आप? उनको कैसे समझाएंगे आप? जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है उनको कैसे समझाएंगे आप? प्रमाण देना पड़ेगा साहब, लघु सिद्धांत कौमुदी ले जाकर के खोल के दिखानी पड़ेगी। और तो और जब गूगल में समास डालते हैं तो संस्कृत में वो 4 प्रकार का ही बताता है। बताओ, 4 प्रकार का ही, कि 4 प्रकार के समास होते हैं। और पता चला आपकी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ गया यही एक, समास से भेदा अस्ति, समास से भेदा संति या समासा संति। आप क्या करेंगे? तो आप तो लिख देंगे 4 वेद को लिख करके आ जाएंगे, सोचेंगे हो गया काम पूरा। नहीं, केवल समास नाम का पहला समास वहां पर है। और आपको पहले कह देता हूं कि इन समास के क्रम भी, इनका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, कि वहां से क्रम से पूछ लें आपको तो वो क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि केवल समास कौन से नंबर का है, अव्ययीभाव कौन से नंबर का है, तत्पुरुष कौन से नंबर का है। ये सब नंबर आपको याद रहने चाहिए। हाँ, ये भी याद रखें सर। हाँ, ये याद रखो, क्योंकि प्रश्नकर्ता का जो दिमाग है, प्रश्नकर्ता का जो मन है, मस्तिष्क है, वो किस वे में चल रहा है किसको क्या पता है। दिमाग में उसको हो ही गया, चलो बात ही कर लेते हैं, कितना जानते हैं ये। इसलिए अगर आपको पहला समास केवल समास नहीं मालूम तो आपके सारे सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। केवल समास आपको जब नहीं पता रहेगा तो आप सबसे पहला समास कौन सा बताएंगे? सर हम तो अव्ययीभाव बताएंगे। तो अव्ययीभाव गलत हो जाएगा मेरे मित्रों। अव्ययीभाव दूसरा समास है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे, आज के बाद ध्यान रखेंगे, पक्का ध्यान रखेंगे, अब नहीं भूलेंगे। चले, बात कही हमने सम सनम समासः। अब आगे जो है केवल समास प्रथम आ गया ना, उसके बाद उन्होंने उस समास की परिभाषा दी है, वो दी है तत्र सम सनम समासः। तत्र सम सनम समासः, ये समास की परिभाषा है, याद रखिएगा आप। सम सनम किम समासः, ठीक है। तत्र सम सनम समासः, ये समास की परिभाषा है। हो गई बात? हो गई सर। अब थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? देखिए, ये हो गया समास अपना, लिख दिया ऊपर। यहां हमने परिभाषा लिख दी। वो जो परिभाषाएं सम, आस, ये जो उत्पत्तियां हैं, ये सब बहुत रेयर में पूछते हैं, पूछते ही नहीं। ऐसे समझिए आप कि वो अस लगा दें, घय प्रत्यय लगा दें। उत्पत्ति पूछ लें तो वो अलग बात है, कभी कभी उत्पत्ति पूछ लेते हैं, परंतु ये तो पूछा जाता है तत्र सम सनम समासः, ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके भेद जो है, समास के भेद करेंगे तो आप वहां क्या लिखा? तत्रादौ केवल समासः प्रथमा, ये वहां पर प्रथम समास है। ठीक। अब थोड़ा सा हम इसकी थोड़ी रूपरेखा बना करके थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाली चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ आ सके। चलो सर। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हाँ, ये समास है। ठीक। समास में सबसे पहला जो समास हो गया अपना, वो हो गया
केवल समास। पहला कौन सा हो गया? केवल समास। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। तीसरा कौन सा हो गया हमारा? बोलिए। तत्पुरुष समास। चौथा हमारा कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। और पांचवा हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब कई कई को तो इसमें भी शंका है, सही ऐसे कैसे कर दिया? द्वंद्व तो चौथे पे आना चाहिए, बहुव्रीहि होता है पांचवा, तो ऐसे कैसे करते हैं आप? है ना? बहुतों को है भी। मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसे है कि हाँ सर आप गलत बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये इल्यूजन, ये भ्रम जो है, ये संशय आपका दूर हो जाएगा जब आगे पढ़ेंगे हम। क्रम यही सही है, 100% सही है, इसमें किसी तरीके की कोई शंका अथवा किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। ठीक है। ये तत्पुरुष का जो भेद है वो कर्मधार्य है, ध्यान रखना। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधार्य, और कर्मधार्य का भेद होता है विगु। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? बोलो, याद रहेगा ना? याद रहेगा? तत्र समसनम समासः, तत्र आदौ केवल समासः। प्रथम पहला केवल समास, दूसरा विभाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व। तत्पुरुष का भेद कर्मधार्य और कर्मधार्य का भेद विगु। तो साथियों, मित्रों, प्रेमियों, विद्यार्थियों, आपको यह क्रम यदि समझ आया तो फिर आगे जो मैं बात बोलूंगा यह सामान्य परिचय है। यह समझने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, इसकी उपयोगिता कहीं अधिक है। तो इसीलिए आप इसको जानिए, इसको समझने की कोशिश करिए, इसका क्रम अपने दिमाग में रखिए। वहाँ पर समास की क्या परिभाषा है, वहाँ पर समास पहला कौन सा है, और सब पर जो 5 प्रकार के जो समास हैं, समास के कितने भेद हैं? समासः पंचधा, वहाँ लिखा हुआ है समासः पंचधा, ये लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, समास की परिभाषा, समास के भेद, समास का सीक्वेंस, इतनी चीजें हम कर चुके हैं। अब आगे इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि साथियों एक वहां पर प्रार्थाभिधानम वृत्ति नाम से एक कोटेशन आया है, वहां पर एक परिभाषा आई है, प्रार्थाभिधानम वृत्ति भी, प्रार्थाभिधानम वृत्ति। अब वो वृत्ति कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। सेकंड ग्रेड या द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ समासा नाम सामान्य परिचय। यदि वहां पर ऐसा लिखा हुआ होता समासा नाम विशद परिचय, तो मैं आपको प्रार्थाभिधानम वृत्ति और वृत्ति के ये जो 5 रूप हैं कैसे चलते हैं ये भी बताता। लेकिन अब इसको बताऊंगा तो मुझे, जो ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग, या जो देखेंगे बाद में द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए, वो सोचेंगे यार इतना लफड़ा क्यों कर दिया। लेकिन कभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की बात आएगी, प्रथम श्रेणी की और संस्कृत विभाग की आएगी, तब इस प्रार्थाभिधानम वृत्ति और इस वृत्ति के 5 रूप, इनके बारे में विशद चर्चा की जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि तब मुझे सुनने वाले जो रहेंगे वो संस्कृत में एमए किए हुए रहेंगे, थोड़ा थोड़ा संस्कृत को जानने वाले रहेंगे, उनको वह दिया जा सकता है। क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूं कि आटे में नमक कितना देना चाहिए, जितना
वो समा जाए अंदर उतना ही। तो ज़्यादा दे देते तो क्या होता है, नमक का स्वाद ही आता है, आटे का तो कुछ आता ही नहीं। इसीलिए कहीं मेरे विषय वस्तु का, मेरे पाठ्यचर्या का, कहीं मेरी पाठ्य सामग्री का आनंद और स्वाद नहीं मर जाए, इसीलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। परंतु इतना जरूर याद रखना, प्रार्थाभिधानम वृत्ति, ठीक है। और वो वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, इतना जरूर याद रखना। रखेंगे रखेंगे सर, आपने कहा तो रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं, फिर आगे की कक्षा में हम जो है इस समास के विषय में एक एक नंबर से लेकर के सबका थोड़ा थोड़ा जितना आता है परीक्षा में, परीक्षा की विषय वस्तु की दृष्टि से जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना सही है उतना करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ी थोड़ी इनके विषय में जानने की कोशिश, थोड़ा इनके विषय में जानने का प्रयास। समास सामान्य परिचय। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। याद रखेंगे, संक्षेप। और मैंने आपको बता दिया कैसे संक्षेप होता है। जब दो विभक्तियां, दो पदों की विभक्तियां अपनी अपनी विभक्तियां छोड़ देती हैं, तब क्या हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है। एक तो इतना बड़ा अर्थ राजा का पुरुष, और एक आप छोटा सा शब्द ही लिखें राजपुरुष। और मैंने आपको कहा है कि व्याकरण शास्त्र में व्याकरणों ने तो सदा यह सोचा है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मनन्ते व्याकरण, आधी मात्रा भी कम हो जाए तो भी वो पुत्र का उत्सव जैसा उत्सव मनाते हैं। बताओ क्या बात करते हैं आप। तो संक्षिप्तीकरण करेंगे नहीं, क्या करेंगे ही। समास की परिभाषा संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। कहा ना, समसनम समास, समसनम समास लिखा ना, ठीक है। माने एक पदों, अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या है, समास है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। अब जैसे पहले तो अलग अलग पद थे, जैसे राज्ञः, पुरुषः अलग अलग था ना, इनकी विभक्तियां काट दी, दोनों को एक कर दिया मिला करके, बन गया ये राजपुरुष, राजपुरुष बन गया। फिर इसके भीतर सु विभक्ति की, इसका रहा स का हुआ र का हुआ विसर्ग, क्या बन गया, राजपुरुष। मतलब इसको एक बना दिया, तो ये समसनम हो गया ना, ऐसे। चलिए आगे कह रहे हैं जैसे सीतायाः पति सीतापति, वही बात हमने किया था, राज्य पुरुष राजपुरुष, इसमें आ गया सीता का पति। जैसे सीतापति कहा आपने, सीतापति ही। अब जो ये षष्ठी विभक्ति है सीताया पति ही, इसमें इसने अपनी विभक्ति निकाली, इसने अपनी विभक्ति निकाली, बन गया ये। अब सीताया था ना, अब बन गया मूल शब्द सीता, ये था पति, अब इसमें सुप्रत्यय आएगा, सीतापति हो गया सर। ये तो सरल बात है। हाँ सरल बात है। यहां सीताया और पति ही, ये दोनों पद मिलकर एक पद सीतापति हो गया है, इसीलिए यही समास है। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीताया पति, सीता का पति, इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीतापति इस समस्त शब्द का है। अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप सीताया पति कहें तो ठीक है, आप सीतापति कहें तो ठीक है। सीतापति कह देंगे आप तो सामने बैठे हुए लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये तो व्याकरण पढ़ा हुआ है, इसने तो समास कर दिया षष्ठी तत्पुरुष, इसलिए सीतापति बोल दिया। और यदि आप ये कहेंगे कि सीतायाः पति ही, लोग कहेंगे यार समास नहीं किया, विग्रह करके बोला है। अब कहीं आप प्रवचन देते हो, कहीं आप बोलते हो, मान लीजिए, तब ये कहते हैं कि सीता के पति श्री राम,
या फिर ऐसे बोलेंगे सीतापति श्री राम, कौन सा अच्छा लगेगा? सीतापति श्री राम ही अच्छा लगेगा। हाँ सर लगेगा तो सीतापति श्री राम ही अच्छा। चलिए आगे आगे है पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप। सीताया पति, सीतापति इस विग्रह में सीताया पद में षष्ठी विभक्ति है, पति शब्द में प्रथमा विभक्ति सुनाई देती है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसके बाद सीतापति इस समस्त पद से, समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। इसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए, मतलब दोनों विभक्तियां जाती है, ये नहीं कि एक विभक्ति चली गई और एक नहीं गई, दोनों पद की विभक्तियों का लोप होता है। बाद में जो है वापिस इसको क्या होता है, सु इत्यादि प्रत्ययों में से प्रत्यय लगता है, वापिस इसकी पद संज्ञा होती है और ये वापिस जो है एक पद होता है। सबूत तो देंगे ना कि एक पद हुआ था, समझ रहे हैं? आगे देखिए, ऐसा ही क्या करना चाहिए, सभी जगह जानना चाहिए। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है, जैसे सीतापति, ये तो क्या कहलाएगा, समास युक्त हो गया, वो तो कहलाएगा समस्त पद। और आपने ये यदि कहा सीतायाः पति, ये कहा, यदि सीतायाः पति ये कहा, तो आपने क्या कहा, ये है समास विग्रह। ये क्या है, समास विग्रह। याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा। आगे समस्त शब्द का अर्थ समझाने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है वह वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे सीता या पति, यह वाक्य विग्रह अथवा समास विग्रह है। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न यहाँ सीधा सीधा प्रश्न बनता है, समास कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला समास आया केवल समासः। अब देखिए इन सब की परिभाषाएं आपको आनी जरूरी है, इसलिए मैंने पहली जो क्लास रखी है वो केवल समास के, वो केवल और केवल समास के सामान्य परिचय के रूप में रखी है, ताकि इसको विशद विवेचन करते समय, इन सब का विशद विवेचन करते समय आपको यह ना लगे कि ये इतने इतने बड़े सूत्र कैसे, और समझने में क्लिष्टता ना हो। इसलिए मैंने जो है सामान्य परिचय में सबका थोड़ा थोड़ा परिचय रखा है, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में एक डायग्राम बन सके, एक कच्चा चिट्ठा बन सके कि इस तरीके से हमें चलना होगा। केवल समास है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथम। ये इसकी क्या है, यहां तक इसकी परिभाषा है। ठीक, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कहने का मतलब जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है, जिसका कोई अपना नाम नहीं है कोई विशेष, जो सब नाम से स्वच्छंद है, जिसका कोई नाम नहीं, उसको उन्होंने केवल समास कह के पुकारा है। इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती है। जैसे हाँ, विशेष संज्ञा अव्ययभाव आदि रूपास्ताभिर्विनिर्मुक्त इत्यर्थ, अर्थात अव्ययभाव आदि संज्ञा से विनिर्मुक्त का नाम केवल समास है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व। अब आपको कोई पूछे भूतपूर्व में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे केवल समास। जब आपको विग्रह करना हो तो क्या कहेंगे आप, पूर्वम अभूतः, माने जो पहले हुआ। ये इसका समस्त पद हो गया और ये इसका समास विग्रह हो गया, जो पहले हुआ। ठीक, समझ आ रहा है ना? तो ये क्या है, ज्यादा आपको नहीं समझ में आए तो इतना जरूर याद रखना कि जैसे मान लीजिए आपने भूतपूर्व देख लिया तो आपको पता लग जाए कि हाँ भूतपूर्व में जो है केवल समास है। ठीक, तो विशेष संज्ञा से, जिसके अव्ययभाव इत्यादि नाम से या तत्पुरुष नाम आदि से या किसी भी तरीके का कोई नाम उसका नहीं हो, उस संज्ञाओं से वो क्या हो, स्वच्छंद हो, वो क्या है, केवल समास नाम का पहला समास होता है। बात क्लियर?
समझ रहे होंगे आप, समझ रहे हैं सर। देखिए दूसरा आता अविभाव समास है। दूसरा क्या है? अविभाव। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभावो द्वितीय। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभावो द्वितीय। पूर्व पदस्य अर्थ है प्रधानम यत्र। कहने का मतलब अविभाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। मानी जहां पर पहला पद क्या हो, जहां प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान। ठीक। अब जहां पूर्व पद प्रधान हो, आपको पता लगना चाहिए जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां पर जो है अविभाव नाम का दूसरा समास होता है। दूसरे पे जोर इसीलिए दिया है मैंने कि अविभाव को पहला पढ़ के आप जो है सोचते हैं ज्ञानी हो गया मैं। तो अविभाव कौन सा है? दूसरा समास है। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती, इस समास में प्राय अव्यय पूर्व में होता है। अब ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस समास में प्रायः अव्यय होते हैं पहले पद के रूप में। अव्यय तो जानते हैं आप, न व्यय इति अव्यय, जिनका किसी विभक्ति इत्यादि में परिवर्तन नहीं किया जाता हो। ठीक है, जैसे 22 उपसर्ग हैं अपने पास में, यथा तथा कथा इत्यादि हैं, यदा तदा, ये सब हैं। वो सब क्या हैं? उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। तो यदा तदा इत्यादि जो भी हैं ये सब क्या है? अव्यय हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रायः यह होता है अविभाव समास के अंतर्गत पहला पद जो होता है वो अव्यय के रूप में स्थित होता है। ठीक। दूसरा, तीसरा समास जो अपना है वो तत्पुरुष समास है। प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय। मतलब प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान, वहां पर पूर्व पद प्रधान था, यहां पर क्या है? अविभाव में पहला ये पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान ये हो जाता है अविभाव। ठीक है, और जहां पर ये उत्तर पद जहां पर प्रधान हो, उत्तर पद, वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष। बात को समझने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। पहला पद जहां पर प्रधान हो वो अविभाव समास है, दूसरा पद जहां पर प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। आगे समझ आ गया सर? अब आगे कहते हैं कि तत्पुरुष का जो भेद है वो कर्मधारय होता है। ठीक है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। समानाधिकरण और व्यधिकरण नाम से वो क्या है? दो प्रकार का होता है। वो आगे अपन विशद विवेचन करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष में जो पढ़ा गया है वो क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, और कर्मधारय भेदो द्विगु, और इस कर्मधारय का भेद जो है वो द्विगु समास होता है। इस कर्मधारय का भेद क्या होता है? द्विगु। और इस द्विगु का जो भेद होता है, इस द्विगु का जो सूत्र है वो संख्या पूर्व द्विगु है। मतलब जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास। ये देखो, संख्या पूर्व द्विगु। वापिस एक बार बोल देता हूं। विशेष संज्ञा से जो मुक्त होता है उसका नाम केवल समास। जहां पर पहला पद प्रधान होता है वह अविभाव समास, जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का भेद समानाधिकरण के नाम से कर्मधारय समास है। कर्मधारय का भेद है द्विगु। इतना हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, आगे है प्रायणो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीश चतुर्थ। आगे चतुर्थ नहीं लिखा। और जहां पर ये दोनों पद है, मान लीजिए ये पूर्व है ये उत्तर है,
ये दोनों ही जहां अप्रधान हो, लेकिन तीसरा पद जो है, इससे जो अर्थ निकलेगा, जिसकी ओर वह संकेत कर रहा है, जहां पर अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, जो अर्थ निकलेगा वो, जिसके विषय में संकेत किया जा रहा है वो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जैसे पीतांबरः, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पीतानी अंबराणी यस्य सः, माने पीले वस्त्र जिसके हैं, ऐसा वह कौन, तो आप सीधा कहें पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं, तो आप लिख देंगे श्री कृष्ण। तो ये जो श्री कृष्ण जो शब्द निकल के आया है, ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर अन्य पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, बहुब्री नाम का चौथा समास होता है। आगे है प्रेमियों द्वंद्व समास, प्रायणो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। अब वो ये कहता है कि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व नाम का पांचवा समास होता है, पांचवा समास। ये बात, समास के लिए जितने शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों का अर्थ प्रधान होता है, जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण। यह हमने आज सामान्य परिचय देखा। एक बार पुनः आपके मन मस्तिष्क में सजाने की कोशिश करता हूं। तत्र आदौ केवल समासः प्रथमः, वहां आदि में सबसे पहला समास जो है वो कौन सा है, केवल समास है। अच्छा, समास क्या, तो समसनम समासः, समसनम समासः, प्रार्थाभिधानम वृत्ति, ये भी याद रहे आपको, प्रार्थाभिधानम वृत्ति, और वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, ये भी हमने प्रश्न के रूप में लिखा था, ये भी आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। आगे वे कह रहे हैं प्रार्थाभिधानम वृत्ति हो गया, वृत्तियों की 5 भेद हो गए। उसके बाद तत्रादो केवल समास, केवल समास क्या होता है, तो वहां पर लिखा हुआ है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, जो विशेष संज्ञाओं से मुक्त, यानी जिसका अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु इत्यादि नाम नहीं होकर के इन सब संज्ञाओं से जो छूटा हुआ है, जिसको इन सभी संज्ञाओं से दूर किया हुआ है, या जो खुद ही दूर बैठा हुआ है, जिसकी अपनी कोई संज्ञा नहीं है, उसका नाम है केवल समास। उसमें हमने भूतपूर्व नाम से एक जो है उदाहरण भी देखा, पूर्वम अभूत भूतपूर्व। उसके बाद हमने दूसरा जो है वो अव्ययभाव देखा। अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पर लिखा ना प्रायण पूर्व पद प्रधान हो अव्ययभाव द्वितीय, तो वहां पर जो है पहला जहां पद प्रधान होता हो वहां पर अव्ययभाव नाम का क्या होता है, दूसरा समास होता है, अव्ययभाव नाम का दूसरा समास होता है। उसके बाद में हमने तीसरा जो है तत्पुरुष देखा, उसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, माने दूसरा पद प्रधान होता है। ये हमारा तत्पुरुष नाम से तीसरा भेद था। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधार्य, कर्मधार्य का भेद होता है द्विगु, कर्मधार्य का भेद क्या होता है, द्विगु। और उसके बाद में हमने चौथा जो है बहुब्री देखा, उसमें हमने क्या कहा है कि बहुब्री समास के अंतर्गत ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, जिसका क्या है, ये दोनों पद क्या करते हैं, संकेत करते हैं या संकेत कर रहे होते हैं जिसकी तरफ, वह अन्य पद प्रधान वाला जो है बहुब्री समास नाम का चौथा समास वहां पर कहा गया है। फिर जहां पर दोनों पद प्रधान होते हों, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हो, वह द्वंद्व नाम का जो है 5वां समास वहां पर कहा गया है। तो यह था हमारे सभी समासों के विषय में शॉर्ट रूप से या संक्षिप्त रूप से जानकारी का विषय।
जिसके ऊपर हमने आज चर्चा की, बात की, समझने की कोशिश की। अग्रिम कक्षा में हम केवल समास से लेकर के द्वंद्व समास पंचम तक इनके उदाहरण सहित, सूत्रों की व्याख्या सहित, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप इसको जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमस्कार मित्रों।